पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है और एकजुटता भी है। देश एकजुट है और पूरा का पूरा कश्मीर ये बता चुका है, वहाँ के अखबारों के हेडलाइंस बता चुकी हैं, वहाँ पर लोगों का निकलने वाला प्रोटेस्ट मार्च बता चुका है, कश्मीर का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बंद बता चुका है कि हम आतंक के खिलाफ हैं। कश्मीर आतंक के खिलाफ है, कश्मीर के लोग आतंक के खिलाफ हैं, पूरा देश एकजुट है। लेकिन सवाल भी उठाए जा रहे हैं, अलग अलग हलकों में लोग लिख भी रहे हैं कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, कानो कान खबर क्यों नहीं हुई? किसी को पता क्यों नहीं चला कि आतंकी इतनी बड़ी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं? क्या आतंकी इतने हाईटेक थे? क्या आतंकियों के पास इतना मजबूत इंटेलिजेंस था कि 2000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो वहां पहुंच जाएंगे और हमला कर देंगे? भारत की इंटेलिजेंस का क्या हुआ, जिसको तो मजबूत कर दिया था अजीत डोभाल ने, जिसको गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल की जोड़ी ने बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर बना दिया था। इजराइल के साथ दोस्ती ने तो इसे और सितारे इस पे जड़ दिए थे। लेकिन हुआ क्या? इसलिए गृह मंत्री अमित शाह और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। संतोष यादव अपने ट्वीट पे लिखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल का बिजनेस पार्टनर सैयद अली अब्बास पाकिस्तानी हैं। शौर्य डोभाल कुछ दिन पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान अब भारत के लिए सामरिक खतरा नहीं है। ये वो ट्वीट्स हैं जो इस पूरे मामले को कनेक्ट करते हैं। मुकेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, वो लिखते हैं कि पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस्तीफा दें या फिर उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। कुछ इसी तरह की मांग सुब्रमण्यम स्वामी भी प्रधानमंत्री मोदी से कर चुके हैं। प्रशांत टंडन लिखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कि किस मर्ज की दवा है अजीत डोभाल? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियां दो खेमों में बटी हुई है। ये बातें लिख रहे हैं प्रशांत टंडन। वो लिखते हैं कि आधा गृह मंत्रालय अमित शाह को रिपोर्ट करता है और आधा एनएसए अजीत डोभाल को। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि अमित शाह और अजीत डोभाल में आपस में सामान्य बातचीत तक नहीं है। ये प्रशांत टंडन अपने ट्वीट में दावा करते हैं। प्रशांत टंडन कहते हैं कि इसका असर एजेंसियों के कामकाज पर भी पड़ना लाजमी है। आईबी, नेटग्रिड, काउंटर टेररिज्म सेंटर अमित शाह को रिपोर्ट करती है और रॉ, डीआईए, एनटीआरओ, जीआईसी अजीत डोभाल को रिपोर्ट करता है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी के जरिए सभी इंटेलिजेंस के लिए प्रधानमंत्री के ज्वाइंट पर्सनल अजीत डोभाल ही हैं। इन सभी एजेंसियों के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का डाटा भी इन्हें मिलता है। इसमें काम करने वाले हजारों लोग आम सरकारी कर्मचारियों, अफसरों से बेहतर सर्विस कंडीशन में, सुविधाएं, ट्रेनिंग और खर्चा कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि भारत अकेला लोकतांत्रिक देश है जहां इंटेलिजेंस एजेंसियां कानून के दायरे में नहीं आती हैं तो संसद भी इनके काम की समीक्षा नहीं कर सकती है। प्रशांत टंडन लिखते हैं कि किसी के भी फोन, ईमेल में बिना इजाजत घुसने की तकनीकी इक्विपमेंट भी हैं और कानूनी अड़चन ना के बराबर है। इस पे कौन पूछेगा कि पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हो गया? आपको खबर क्यों नहीं मिली? अजीत डोभाल के आने से रहते पठानकोट, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमले हो गए, लेकिन मीडिया उन्हें जेम्स बॉन्ड बता रही है। इसी को लेकर सूर्य समाजवादी, एक ट्विटर है और हैंडल है, वो लिखता है कि ये हैं भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। ना इन्हें पुलवामा हमले की जानकारी हुई, ना पहलगाम हमले की जानकारी हुई, ना इन्हें रूस और यूक्रेन युद्ध की जानकारी हुई जिसमें कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे थे, ना इन्हें बांग्लादेश पे तख्ता पलट की जानकारी थी। जब इनके पास किसी हमले का इनपुट ही नहीं रहता तो क्या ये बस देखने के लिए सुरक्षा सलाहकार है? पप्पू यादव, सांसद, वो लिखते हैं कि भारत का 80 साल का जेम्स बॉन्ड कहाँ है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या केवल मलाई खाने के लिए बने हैं? पहलगाम में 2000 पर्यटक, वहाँ एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं? इतनी बड़ी आतंकी कार्रवाई कर दी गई, कोई इंटेलिजेंस नहीं, देश को मजाक बना दिया है। नफरत के सहारे सिर्फ गद्दी सुरक्षित रखने के लिए हो रही है और बाकी सुरक्षा भगवान भरोसे। ये वो ट्वीट्स थे जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर सवाल उठा रहे हैं। आतंकी हमला हुआ है, जाहिर सी बात है लोगों के मन में सवाल भी हैं, गुस्सा भी है, इसीलिए इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और इसको एड्रेस करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले वक्त में देखना है कि इन सवालों को किस तरह से भारत सरकार हैंडल करती है, कैसे इसका जवाब देती है।